देखो बेटा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसी पर बेस्ड हमारा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में बेटा A to Z सब कुछ सीखेंगे। मैं हल्का सा म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बता दूं। म्यूचुअल इंडक्शन और इंडक्टेंस दो अलग अलग चीजें थी। वहां पर लेते थे दो कॉइल, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल में जब आप एसी करंट पास करते थे, एसी करंट, तो वो मैग्नेटाइज होती थी जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता था और वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से होके जाता था। प्राइमरी में करंट दी, वो मैग्नेट बन गई, मैग्नेटाइज हुई तो फ्लक्स निकला, वो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से गया। लेकिन प्राइमरी की करंट है ऑल्टरनेटिंग, यानी बार बार चेंज होने वाली ऐसी करंट जो मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगी और डायरेक्शन भी, यानी कि मैग्नीट्यूड कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, और डायरेक्शन कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो यानी वेरिएशन सिर्फ मैग्नीट्यूड में नहीं डायरेक्शन में भी होता है। अच्छा, ऊपर से इसका मतलब ये हुआ कि करंट एक बार इधर से आएगी तो ऊपर नॉर्थ बनेगा और फिर जब लौट के जाएगी तो ऊपर साउथ बनेगा। तो तुम बताओ, मान लो अभी ऊपर नॉर्थ है तो मैग्नेटिक लाइंस यहां से आ रही हैं, थोड़ी देर के बाद ऊपर साउथ पोल बन गया तो नीचे नॉर्थ बन गया, तो मैग्नेटिक लाइंस फिर उल्टा जाएंगी। तो यानी मैग्नेटिक लाइन एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये फ्लक्स चेंज होता रहता है सेकेंडरी में। और हमने पढ़ा है कि जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ डेवलप होता है, तो सेकेंडरी में ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ईएमएफ डेवलप्ड इन द सेकेंडरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन प्राइमरी। प्राइमरी में करंट बढ़ेगी तो वो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस निकालेगा, सेकेंडरी में फ्लक्स बढ़ेगा। प्राइमरी में करंट कम होगी तो सेकेंडरी में फ्लक्स कम होगा, यानी सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी की करंट पर डिपेंडेंट है। सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी की करंट पर डिपेंडेंट है। तो ये यहां पर आ गया, तो ईएमएफ इज इक्वल टू MIP। M जो है वो कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, अब एक चीज और बता दूं, फिगर आपको अधिकतर बुक्स वगैरह में ऐसी मिलेगी ट्रांसफार्मर की, दो कॉइल अगल बगल में, लेकिन असलियत में ऐसे नहीं होता। असलियत में जो ट्रांसफार्मर होता है मेन, जो बढ़िया क्वालिटी के, दोनों कॉइल कोएक्सियल होती है। पहले एक कॉइल ली, ये रही, उसके ऊपर इंसुलेटेड लेयर चिपका दी किसी पेपर की या किसी भी चीज की। ये पूरी लेयर मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दी। मतलब ये समझो कॉइल बनाई, कॉइल के ऊपर एक इंसुलेटर चिपका दिया सारे में। फिर इसके बाद दूसरी कॉइल उसी के ऊपर लपेट दी, यानी कॉइल के वायर टच नहीं है। यदि आप इमेजिन कर पा रहे हो, पहली कॉइल, उसके ऊपर पेपर चिपका दो इंसुलेटर, बिल्कुल, फिर दूसरा वायर लेके उस पर लपेट दो, तो क्या वायर का आपस में कोई कांटेक्ट है? वायर की, एक वायर की करंट दूसरे में तो जानेगी नहीं। ये है। इससे फायदा क्या होता है, जब आप इसमें करंट देते हो प्राइमरी में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएट होता है वो हर लूप के सेंटर से होकर के जाता है। कलर चेंज कर लूं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, तुम्हें बता दूं, कॉइल के अंदर फ्लक्स बाहर से निकलता है नॉर्थ से और अंदर ही अंदर वापस जाता है। बाहर जो फ्लक्स होता है वो एक्सपेंड होता रहता है, अंदर कंसंट्रेटेड रहता है। जो भी लाइन बाहर निकलेगी वो दूर तक जाएगी, लेकिन अंदर जब आएगी तो वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर के कोर के अंदर से जाएगी जरूर। तो इससे फायदा क्या है, मान लो मैं सेकेंडरी कॉइल यहां पे रखूं तो क्या सारा फ्लक्स सेकेंडरी में से जा रहा है? यदि मैं यहां रखूं तो क्या सारा फ्लक्स
जो बाहर है वो सेकेंडरी में से जा रहा है नहीं, लेकिन इस समय चाहे कोई भी मैग्नेटिक लाइन यहां से गई, लेकिन अंदर सेकेंडरी में से जरूर जाएगा। यहां से गई मैग्नेटिक लाइन सेकेंडरी में से जरूर जाएगी, यहां से मैग्नेटिक लाइन निकली लौट के सेकेंडरी में से जरूर जाएगी। तो हर मैग्नेटिक लाइन सेकेंडरी कॉइल में से गुजरती है। तो बताओ कॉइल कैसे होते हैं? कोएक्सियल। लेकिन फिगर में हम कैसे बनाते हैं? ऐसे। पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। इससे फायदा क्या है कि जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स यूटिलाइज होता है, यदि हम कॉइल बराबर में रखते तो थोड़ा फ्लक्स यूटिलाइज हो जाता, थोड़ा फ्लक्स वेस्ट हो जाता, जो सेकेंडरी में से नहीं जाता। लेकिन अब क्या है, इस तरह से बनाने में सारा फ्लक्स इसमें से जा रहा है। ये बात समझ में आ गई? अब सुनो, आपने प्राइमरी में करंट दी, मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटिक लाइन सेकेंडरी में से गई, क्योंकि यह ऑल्टरनेटिंग करंट है तो प्राइमरी में फ्लक्स चेंज हुआ, जिससे सेकेंडरी में ईएमएफ डेवलप हुआ। तो इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर दो कॉइल होती है। और फिलहाल मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा, लेकिन आपको बता दिया एक बार, जिसमें एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी की करंट को कहते हैं आईपी, प्राइमरी की ईएमएफ को ईपी, प्राइमरी के टर्न को एनपी, सेकेंडरी की करंट आईएस, ईएमएफ ईएस, नंबर ऑफ टर्न एनएस। जिसमें भी पी लगाए वो प्राइमरी का और एस लगाए सेकेंडरी का। अब मेरे बेटा जो हमारा ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। क्यों? मान लो बेटा सेकेंडरी में टर्न बढ़ा दोगे तो सेकेंडरी में से ज्यादा फ्लक्स जाएगा। भाई फ्लक्स का फॉर्मूला तो याद होगा, एनवीए कॉस थीटा। यदि आपने किसी के टर्न बढ़ा दिए तो वो ज्यादा फ्लक्स कैप्चर करेगा, और ज्यादा फ्लक्स कैप्चर करेगा तो वो ईएमएफ भी ज्यादा डेवलप करेगा। तो ये ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, जिसे आप ये लिख सकते हो कि ईएमएफ इन सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ई प्रोपोर्शनल टू एन। मतलब साफ है, यदि सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी से डबल हैं तो सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी से डबल पैदा होगा। यदि सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी से 10 टाइम्स ज्यादा है तो सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। और यदि सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी से हाफ है तो सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी से हाफ होगा। तो यहां दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप वो होते हैं जिसमें सेकेंडरी में टर्न प्राइमरी से ज्यादा रखे जाते हैं, प्राइमरी में कम टर्न होते हैं और सेकेंडरी में बहुत ज्यादा टर्न होते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा है तो ईएमएफ सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा होगा, यानी प्राइमरी में जितना ईएमएफ दोगे वो बढ़ के मिलेगा। तो ये वोल्टेज बढ़ाने के काम आता है। मान लो आपके घर में वोल्टेज कम आ रही है 100 वोल्ट, आपको जरूरत है 200 वोल्ट की, तो एक ट्रांसफार्मर बना लो, सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी से डबल रख लो, तो भाई साहब आप 100 वोल्ट दोगे तो वो 200 निकालेगा। और स्टेप डाउन, इसके नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम होते हैं। कितने कम? जरूरत के हिसाब से। तो ईएमएफ भी सेकेंडरी में प्राइमरी से कम होती है, यानी कि बेटा प्राइमरी में ज्यादा टर्न है और सेकेंडरी में कम टर्न है। तो ऐसे में यदि प्राइमरी में ज्यादा टर्न है, सेकेंडरी में कम टर्न है, तो सेकेंडरी में वोल्टेज कम पैदा होगी। इसका जरूर ये कब यूज होता है? जो वोल्टेज को कम करना होता है। मान लो तुम्हारे घर में हाई वोल्टेज आ गई और तुम्हें लग रहा है कि यार चीजें फूक ना जाए, तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दो, वोल्टेज को डाउन कर देगा। हमारी कॉलोनी के बाहर जो बड़े बड़े शहर से शहर में सप्लाई चलती है, पता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजली जाती है 33,000 वोल्ट। जैसे मान लो पंजाब से मेरठ तक बिजली आई तो वो 33,000 वोल्ट की आती है। क्यों, वो भी बताऊंगा आज। फिर वो शहर के अंदर जब भेजी जाती है
तो वोल्टेज को कम करके 11,000 वोल्ट कर देते हैं। कई बार तुमने पढ़ा भी होगा 11 kVA पावर स्टेशन, 33 kVA पावर स्टेशन। तो जो स्टेट से स्टेट सप्लाई जा रही है वो 33,000 वोल्ट पे जा रही है। शहर में घुसने के बाद वोल्टेज को कुछ कम कर देते हैं 11,000 वोल्ट पर। कॉलोनियों तक 11,000 वोल्ट आती हैं। यहाँ पर एक कॉलोनी है, यहाँ एक कॉलोनी है, जो ये बाहर कॉलोनियों के बाहर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है वो 11,000 वोल्ट की है। अब कॉलोनी के अंदर जितने भी मकान हैं उन्हें तो 220 वोल्ट चाहिए, तो हर कॉलोनी में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखा रहता है। तुम किसी भी कॉलोनी में जाओगे कहीं ना कहीं कोने में ट्रांसफार्मर होगा, और बड़ी कॉलोनियों में तो 2-2, 3-3 होंगे, उनमें स्टेप डाउन होता है, यानी प्राइमरी के टर्न से सेकेंडरी के टर्न कम होते हैं। हम कितना कम कर सकते हैं? जितनी जरूरत हो। आप सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी से 100 गुना कम कर दो तो सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी से 100 गुना कम होकर आएगी। क्यों? आप मोबाइल चार्ज करते हो, घर की सप्लाई 220 वोल्ट की है, मोबाइल को तुम्हारे चाहिए मान लो 8 वोल्ट, तो जो आपका मोबाइल का चार्जर है वो आगे से हैवी सा होता है, उसमें ट्रांसफार्मर ही तो है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो 220 वोल्ट को बदल देता है जितनी आपको जरूरत है। अच्छा, हर मोबाइल का मैंने एक बार पहले बताया था, हर मोबाइल के लिए अलग वोल्टेज चाहिए। तुम्हारे मोबाइल की बैटरी अलग है, तुम्हारी अलग है, तुम्हारी अलग है, तुम्हारी अलग है। मान लो तुम्हारे मोबाइल में 20 वोल्ट की बैटरी है, तुम्हारे में 15 वोल्ट की, तुम्हारे में 16 वोल्ट की, तो तुम्हारा जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें सेकेंडरी के टर्न अलग होंगे, तुम्हारे में अलग, तुम्हारे में अलग। तुम्हारे मोबाइल चार्जर में 220 वोल्ट को वो 18 वोल्ट बनाएगा, तुम्हारे में 15 वोल्ट बनाएगा, तुम्हारे में 8 वोल्ट बनाएगा, तो सब में अलग अलग चाहिए होते हैं। अच्छा, देखने में सबकी सी टाइप पिन होती है, तो मैंने बात हुई थी पहले इस बारे में। अब देखने में सबकी पिन एक जैसी है, तो लोग क्या गलती करते हैं कि एक के मोबाइल का चार्जर लिया और घुसेड़ दिया अपने मोबाइल में, चार्ज हो जाएगा। अब पता चला तुम्हारे मोबाइल को चाहिए 8 वोल्ट, और जिसका तुमने चार्जर उठाया वो उसे मिल रहे थे 18 वोल्ट, तो तुम्हारे मोबाइल में बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई जाने के कारण मोबाइल की बैटरी फूल जाती है, फट जाती है। और उल्टा, यदि तुम्हारे मोबाइल को चाहिए 18 वोल्ट और वो सप्लाई दे रहा है 6 वोल्ट, चार्ज नहीं होने का, या फिर वो दिखाएगा कि 15 घंटे में चार्ज होगा। तभी कहते हैं अब हर मोबाइल के साथ जो चार्जर आता है स्पेसिफिक, अभी तुम किसी मोबाइल की शॉप पे चले जाओ, चार्जर खराब हो गया, कोई भी मोबाइल लेके चले जाओ, सबको एक सही चार्जर पकड़ा लेता है कि ये 62 रुपए का, ये 70 रुपए का। कंपनी का लेके जाओ तो वो 1800 रुपए, 1500 रुपए। सैमसंग का ओरिजिनल ले आओ, 1500 रुपए का चार्जर है। मत लाओ, मैं कह रहा हूँ ट्रांसफार्मर ही है और कुछ नहीं है। बस अपने मोबाइल में जो चार्जर है उसे नोट करके रखो कि वो कितने वोल्ट पर दे रहा है, कितने एम्पियर। फिर चाहे लोकल हो 30 रुपए का और चाहे 60 रुपए का, यदि वो ऑलमोस्ट उतने वोल्ट और उतने एम्पियर दे रहा है तो आप आराम से यूज करो, मोबाइल सेफ रहेगा। तो समझ गए। और वोल्टेज बढ़ानी है, वोल्टेज बढ़ानी पड़ती है। कभी वेल्डिंग वालों की देखिए मशीन, कितनी भारी भरकम वेल्डिंग मशीन होती है, उनको चाहिए होते हैं करीब 10,000 वोल्ट। घर में आ रहे 220 वोल्ट, तो जो मशीन उठाते हैं ना वो ट्रांसफार्मर है, वो 220 वोल्ट को 10,000 वोल्ट बना रहे हैं स्टेप अप, और इतनी हाई वोल्टेज से तेज स्पार्क होता है जिससे लोहा पिघलने लगता है, वेल्डिंग होती है। तो हमारे आसपास सब जगह ट्रांसफार्मर बिखरे पड़े हैं। ये ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करते, क्योंकि जो डीसी करंट है वो बदलती नहीं, ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में, तो फ्लक्स चेंज होता नहीं। और यदि फ्लक्स चेंज होगा नहीं तो ईएमएफ डेवलप नहीं होने के, करंट डेवलप नहीं होने की। और यदि डेवलप नहीं हो, पता है जब शुरुआत में इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, एसी करंट की भी और डीसी करंट की भी लगभग एक साथ ही इन्वेंशन हुई थी। बात चल रही थी यूएसए में कि हम घरों में कौन सी सप्लाई भेजें, डीसी या एसी। बनाना एक जैसा था, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एसी को डीसी, डीसी को एसी में बदला जा सकता है बड़े प्यार से। तुम्हारे घर में इन्वर्टर है, वो एसी को डीसी और डीसी को एसी में ही बदलता है। कैसे? कोई भी बैटरी डीसी एसी करंट से चार्ज नहीं होती, कारण आपकी बैटरी में आयंस है
जब आप इसे चार्ज करना चाहते हो तो आप बाहर से बिजली की सप्लाई से जोड़ देते हो। वो सप्लाई मान लो यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, तो अंदर क्या होगा, जो निगेटिव सप्लाई से आपने जोड़ा है वो सारे पॉजिटिव आयन को कलेक्ट करके डिपॉजिट कर लेगा, और जिसे पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ा है वो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ा है वो सारे नेगेटिव आयंस को बुला के डिपॉजिट कर लेगा, और इसी डिपोजिशन से आपकी बैटरी चार्ज होती है। चार्ज कैसे करते हैं? चार्ज करने का तरीका है, एक तरफ प्लस लगा दिया, एक तरफ माइनस, तो जितने भी सारे पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चिपक गए और पॉजिटिव है बेटा। तो चार्जिंग का तरीका क्या है, तुम्हारी केमिकल्स में आयंस हैं, जैसे तुम्हें मालूम है घर की जो बैटरी है सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें कुछ अमोनियम क्लोराइड वाली बैटरी आती है, सब में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो यहाँ जब सारे पॉजिटिव आयन निगेटिव पे और निगेटिव आयन पॉजिटिव पे डिपॉजिट हो जाए तो हम कहते हैं बैटरी इज फुल्ली चार्ज। अब बेटा सपोज मैं चाहूं कि मेरी बैटरी डीसी की बजाय एसी से चार्ज कर दूं, एसी से चार्ज कर दूं तो होने की नहीं। कैसे? यहां आयंस भरे पड़े हैं जिन्हें मैं डिपॉजिट करना चाह रहा हूं, सारे पॉजिटिव चाह रहा हूं इधर चले जाए, नेगेटिव इधर। अब मैंने इसे जोड़ दिया एसी सप्लाई से, इधर प्लस इधर माइनस, आयन जितने भी प्लस है वो इधर जाने को हुए, माइनस इधर, लेकिन क्योंकि ये एसी है थोड़ी देर में ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, ये प्लस था ये माइनस था, थोड़ी देर पहले देखिए ये माइनस है ये प्लस है, मेरा पॉजिटिव आयन माइनस की तरफ चला, पहुंचता इससे पहले ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, आयन उधर चला, पहुंचता उससे पहले वो फिर पोलैरिटी चेंज कर दी। तुम बताओ क्या ये आयन कभी किसी जगह जाके डिपॉजिट हो पाएगा? नहीं ना, तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। एसी सप्लाई से बैटरी चार्ज नहीं होती, लेकिन आप कहोगे हम घर में तो करते हैं, घर की सप्लाई एसी है और इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी घर की जो सप्लाई है वो एसी है और जो बैटरी है वो डीसी है। इस सप्लाई से ये चार्ज नहीं हो सकता और इस सप्लाई से ये चल नहीं सकता, हमें बीच में एक मशीन लगानी पड़ेगी जो यहाँ की एसी को डीसी में बदल दे, जिससे बैटरी चार्ज हो, और जब लाइट चली जाए तो यहां से डीसी लेके उसे एसी में इन्वर्ट कर दे, जिससे घर की चीजें चल जाए। जब लाइट आ रही है तो एसी को डीसी में इन्वर्ट कर दे, और जब लाइट चली जाए तो डीसी लेके एसी में इन्वर्ट कर दे। तो इसका काम हमेशा इन्वर्ट करने का होता है, जिससे इसे नाम मिला इन्वर्टर। समझ में आ गया? तो यही आपका इन्वर्टर है और कुछ नहीं, इन्वर्टर इसी को ही कहते हैं। तो ये आ गया। तो मैं बता रहा था अभी पिछले पेज पर कि हमारे जो ये बात चल रही थी कि घर शहरों में कौन सी सप्लाई दी जाए, एसी या डीसी। तो ऐसा नहीं है कि एसी को डीसी में बदलना नहीं आता था, डीसी को एसी में नहीं, सब आता था। शहरों में क्या भेजे, तो फिर फैसला हुआ एसी भेजो, क्योंकि एसी जरूरत के हिसाब से वोल्टेज कम ज्यादा कर देंगे। मान लो बाहर हमारे 220 वोल्ट आ रही है और आपको 10 वोल्ट चाहिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के बदल लो। यदि डीसी आती तो फिर हम ट्रांसफार्मर से कम नहीं कर पाते। या फिर 220 वोल्ट आ रही है, मुझे वेल्डिंग के लिए 10,000 वोल्ट चाहिए, तो स्टेप अप लगा के बदल लो, क्योंकि एसी है। यदि डीसी आती तो ना वो बढ़ पाती ना घट पाती। घटाने का तरीका था रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज डिवाइड कर लो, लेकिन उसमें हीट बहुत बर्बाद होती। तो कहने का मतलब ये एसी को बढ़ाना और घटाना बहुत आसान था, इसीलिए शहरों में एसी सप्लाई भेजने का फैसला हुआ कि जरूरत के हिसाब से बढ़ा दो घटा दो। अच्छा, हम वोल्टेज को कितना बढ़ा सकते हैं? बेटा जितना तुम चाहो, 1 लाख गुना बढ़ा लो। नंबर ऑफ टाइम्स सेकेंडरी के प्राइमरी से 1 लाख टाइम्स कर लो। एक बच्चे ने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब अभी दूंगा। उसने कहा सर एक बात बताओ, फिर तो पेंसिल सेल से फ्रीज चलाओ, 1.5 वोल्ट का पेंसिल सेल लो, छोटा सा इन्वर्टर लेके डीसी को एसी में बदल लो,
फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेके, नहीं दिमाग दे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेके नंबर ऑफ टर्न इस तरह से चूज करो कि 1.5 वोल्ट के 220 वोल्ट हो गए। सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और लॉजिकली क्या प्रैक्टिकली ये बन सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ है? कोई टेक्निकल इशू तो होगा जो हम ऐसा नहीं कर रहे। उसका रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। साफ सीधी सी बात है, यदि कोई, हम तो सीधी भाषा में, देहाती भाषा में कहते हैं, कोई मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती। यदि कोई आपको वोल्टेज बढ़ा के दे रहा है तो कहीं ना कहीं कोई चीज कम करेगा। दरअसल इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होती है। प्राइमरी में जितनी पावर आई, सेकेंडरी में उससे ज्यादा पावर नहीं बन सकती। लेकिन पावर कहते हैं वोल्टेज इनटू करंट को। तो प्राइमरी की ईएमएफ या वोल्टेज एक ही चीज है। प्राइमरी के ईएमएफ और करंट का प्रोडक्ट सेकेंडरी के ईएमएफ और करंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। पावर इनपुट में यदि 100 वाट आई है तो आउटपुट 100 वाट से ज्यादा नहीं जाएगी। कम तो अभी बताऊंगा, लॉसेस तो हो सकते हैं, गेन नहीं हो सकता। अब यहां तक आ गया तो, लेकिन इससे पता चला ईएमएफ इन सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी। मतलब ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ईएमएफ यदि डबल करोगे तो करंट हाफ हो जाएगी। यस, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डबल करता है ठीक उसी समय करंट को आधा कर देता है। जो वोल्टेज को 100 गुना बढ़ा रहा है वो करंट को 100 गुना कम कर रहा है। यदि ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज हाफ कर दी तो करंट डबल कर दी, यानी वोल्टेज और करंट उल्टा चलते हैं। अब जो तुम्हारा पेंसिल फेल है वो है लो पावर डिवाइस। मैं मान लो उसकी वोल्टेज को 150 गुना बढ़ा दूं तो मुझे पता है कि करंट 150 गुना कम होगी। ऑलरेडी उसकी करंट इतनी कम है, मरी की डीसी। तुम बताओ पेंसिल फेल का प्लस और माइनस पकड़ लो तार से तो क्या झटका लगता है? उसकी करंट नेग्लिजिबल है और करंट वैसे ही नेग्लिजिबल है। 150 गुना कम हो गई कि वोल्टेज आपने 150 टाइम्स बढ़ा दी तो वो तो ना के बराबर रह गई। तो वो वोल्टेज तो तुम्हें कितनी भी बढ़ा के दे देगा, करंट इतनी कम कर देगा वो किसी मतलब की नहीं होगी। मीटर में चेक करोगे वोल्टेज आ जाएगी तुम्हें जितनी चाहिए, मल्टीमीटर में दिखा देगा कि ले भाई इतने वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन करंट कितनी दे रहा है वो हमें पता है। अच्छा, यदि ये ट्रांसफार्मर कोई बहुत फायदे का सौदा तो हुआ नहीं, इसने वोल्टेज बढ़ाई, यानी कि मतलब साफ हो गया जो स्टेप अप है वो वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट को कम कर देता है, और जो वोल्टेज को कम करता है वो करंट को बढ़ा देता है। मतलब फॉर्मूला पूरा ये है कि ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, लेकिन ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। इट इज द कंप्लीट फॉर्मूला। इस रेशियो को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कि यदि आपसे कहे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालो तो NS अपॉन NP निकाल दो या ES अपॉन EP निकाल दो। समझ में आ गया? अब यहां के बाद आती है एक और प्रैक्टिकल बात। तुमसे यदि पूछे कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो वोल्टेज को डबल करता है वो करंट को हाफ से भी कम। हमने ये बोला कि इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है, जबकि यहां कुछ पावर लॉसेज होते हैं। कैसे पावर लॉसेज होते हैं? तुम ये बताओ, ट्रांसफार्मर है, जब इसमें करंट पास करोगे तो क्या वायर हीट अप नहीं होने के? कभी तुम स्टेबलाइजर पे हाथ रख के देखना, थोड़ा गर्म है, कभी रखा हो। वो जो गर्मी है, हीट है, वो एनर्जी की वेस्टेज ही तो हो रही है, हीट लॉस। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में, स्टेबलाइजर में एक आवाज आती है जिसे बोलते हैं हमिंग लॉस। मच्छर के भिनभिनाने, किसी कमरे में स्टेबलाइजर हो, तुम उसके पास बैठे हो,
तो एक अजीब सी मच्छर जैसी सी आवाज सुनाई देती है। तुम गौर किया कभी? करा? अब करना, क्योंकि अब घरों से स्टेबलाइजर ज्यादातर गायब हो गए। इन्वर्टर के पास बैठ के सुनना, जब सन्नाटा हो, उसमें भी ट्रांसफार्मर है, एक आवाज आएगी, वो साउंड लॉस है, हमिंग लॉस। भाई साउंड भी तो एनर्जी है। यदि ये गर्म हो रहा है स्टेबलाइजर तो हीट वेस्ट कर रहा है, आवाज कर रहा है तो साउंड वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा फ्लक्स लीकेज होती है, तो मतलब प्राइमरी से निकला सारा फ्लक्स क्या सेकेंडरी में से होके जाता है? तुम कहोगे हाँ ऐसे रख लो, अरे ऐसे रख लो तो ठीक है, यहां से मैग्नेटिक लाइंस निकली, यहां चली गई, ठीक। अब तुम बताओ, यदि आप यहां पे कोई कॉइल लगा दो तो फ्लक्स चेंज होने से वो भी करंट बना सकता है, जिसको हम वेस्ट कर रहे हैं, हम यूज नहीं कर रहे। फ्लक्स लीकेज में भी एनर्जी बर्बाद होती है। यानी जो मैंने कह दिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी की पावर बराबर होती है, ऐसा नहीं है। ये तो आइडियल ट्रांसफार्मर में होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करी कि प्राइमरी और सेकेंडरी की पावर बराबर होती है। प्रैक्टिकल डेली लाइफ के जो ट्रांसफार्मर हैं उनमें तो भैया मेरे आउटपुट की पावर कम होती है इनपुट की पावर से, क्योंकि ये पावर लॉस करता है। तभी कहते हैं स्टेबलाइजर जहां जरूरत ना हो फालतू में मत लगाओ, वो भी बिजली खाता है। समझ में आ गया? तो यहां से टर्म आती है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कहते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%। आउटपुट पावर का मतलब सेकेंडरी की पावर, सेकेंडरी की पावर का मतलब सेकेंडरी का ईएमएफ एंड सेकेंडरी की करंट, और इनपुट पावर होती है प्राइमरी की पावर। प्राइमरी की पावर यानी प्राइमरी की ईएमएफ और प्राइमरी की करंट। ये फॉर्मूला डेली लाइफ के ट्रांसफार्मर के लिए है और ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है। आइडियल यानी जिसमें हमने इनपुट आउटपुट को बराबर मान लिया, और डेली लाइफ का जो ट्रांसफार्मर है उसमें आउटपुट पावर कम है इनपुट से, तो ये वाला फॉर्मूला